बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ साथ कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जो ग्रास रूट लेवल पर खेल खेले जाते हैं उसको अपने प्रोग्राम में उजागर करें। इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है तीर अंदाजी का खेल बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल करता दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है आज हसन अब्दुल्ला को, जो इंटरनेशनल लेवल क्वालिफाइड कोच है, और उसके साथ साथ जो है तीरंदाजी की जो प्लेयर है शाहवार नासिर, वो हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है और इनसे बात करेंगे हम तीरंदाजी के हवाले से भी। पहले थोड़ी सी बात कर ले हम आज जो दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान। इस वक्त 152 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए हैं और इसके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। पहले वनडे में पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी, 5 विकेटों से पहला मैच जीतने में कामयाब हुई थी, जहां पर हमने देखा कि खुशदिल शाह ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और बड़ी जबरदस्त अपने बैट से रन उगलते हुए दिखाई दिया और आखिरी लम्हात में पाकिस्तान को फतह दिलाई थी। उस पे भी हम थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है क्रिकेट पे भी मौजू पे बात करते रहेंगे। सबसे पहले हम जो है तीरंदाजी के हवाले से बात करते हैं हसन से। हसन, क्वालिफाइड कोच हो आप, किस तरह काम करते हुए दिखाई दे रहे हो कराची के अंदर? सर, जो आर्चरी के अंदर इस दफ़ा जो हम लोग ने काम किया है वो क्योंकि जून जुलाई के अंदर जो है स्कूल्स जो है वो ऑफ हो चुके हैं। मेन पर्पज़ जो हमारा वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो हम लोग 2022 के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस टाइम हमने कराची के अंदर जो है 23 मकामात के ऊपर जो है आर्चरी के कैंप्स लगाए हुए हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना स्कूल्स की तादाद वो काफ़ी ज़्यादा है और डिफरेंट क्लब्स के अंदर जो है ना वो आर्चरी की क्लासेस करवा रहे हैं। पूरे कराची को हमने कवर किया है, गुलशन के एरियाज़ में है और नाजमाबाद में, मलीर साइड के ऊपर है, इसके अलावा PCHS के अंदर है, गार्डन में है और काफ़ी सारी DHA के अंदर अभी हम जो है रिसेंटली एक वो क्लब स्टार्ट करने जा रहे हैं और DHA अथॉरिटी जो है इस क्लब को ऑन कर रही है और DA जमजमा आर्चरी क्लब के नाम से वो क्लब जो है 15 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह क्लब आपने जिस तरह गिना दिए कराची के अंदर काम करते दिखाई दे रहे हैं, तो तीरंदाजी के लिए प्लेयर्स हैं इतने सारे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर अब से 3 साल पहले सोचे तो प्लेयर तो बहुत ही गिनती के बराबर थे, कुछ 10-12 प्लेयर थे। लेकिन अभी आपने अगर देखा हो तो हमने जो स्टेज 1 जो करवाया इंडोर, उसके अंदर हमारे पास जो है ना 200 प्लेयर था आर्चरी का और बहुत हमारी जो है ना तवक्कुआत से भी उसके अंदर इतना ज़्यादा प्लेयर आया और उन्होंने जो है ना अब तो ऐसा हो चुका है कि प्लेयर इवेंट का इंतज़ार कर रहा है। 2021 के अंदर हमने क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट करवाए, हमारे 16 इवेंट थे 2021 के। 22 में क्योंकि हमने ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करना था, क्लब्स को ऑन करना था, स्कूल्स के अंदर जाके काम करने थे, समर कैंप वगैरह, कोर्सेज वगैरह करवाने थे। तो स्टेज 1 हमने कहा कि हम 1, 2, 3 एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हम लेकर आए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हम 1 जो है करवा चुके हैं, 2 जो है हम वो अब करवाने जा रहे हैं। अच्छा, स्कूल लेवल्स पर कितना काम किया अभी तक? स्कूल लेवल के ऊपर तो माशाल्लाह से सारे स्कूल्स कवर हो चुके हैं। सिटी स्कूल्स के अंदर भी आर्चरी होने जा रही है, AMI स्कूल्स के अंदर भी आर्चरी का कैंप लगा हुआ है, फ्रॉबिस में भी लगा हुआ है, DHA में भी लगा हुआ है और इसके अलावा GCT स्कूल्स के अंदर भी लगा हुआ है। काफ़ी सारे स्कूल्स के अंदर जो है आर्चरी स्टार्ट हो चुकी है 2022 के अंदर, क्योंकि हमारा जो वो एम ही यही था कि हमने ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। अच्छा, स्कूल लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो समझते हैं कि तलबा और तालबात इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं या सिर्फ वो एक ड्रामे के बाइस वो ज़्यादा इस पे जो है ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ड्रामे की वजह से इस खेल को बड़ा फ़ायदा हुआ है, बड़ा मकबूल तरीन ये खेल बना है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वो उससे कितना फ़ायदा हासिल करती है और उसको फिर किस तरह से आगे लेकर चलती है। जब हमने देखा कि लोगों को इस बारे में जो है ना वो एक आगाही मिल चुकी है और उसमें इंटरेस्ट ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट को एंड तक लेके जाना, उसको आगे तक पहुँचाना, उन बच्चों के अंदर वो तमाम चीज़ें डेवलप करना, उनको बताना, ग्राउंड में लेके आना, कंटिन्यू रखना, उनकी ट्रेनिंग्स को देखना, उनके इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो एक इदारे का काम होता है कि वो कैसे लेके चलता है। तो हम इसको जो है ना बड़े एक अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। मेरी बहुत टीम है बहुत बड़ी, जिसके अंदर हमारे पास अकमल, फुरकान, शाहवार और कवल, एनी, मतलब काफ़ी 20 बंदों की टीम है। अनवार भी हमारे साथ है। तो ये बहुत बड़ी टीम जो इस टाइम कराची के अंदर काम कर रही है। पूरी टीम काम कर रही है। शाहवार, आप प्लेयर्स हो तीरंदाजी के, कैसा देखती हो इस खेल को और कितना ज़्यादा आप लगाव आगे रखा हुआ है इस खेल से आपने? मैं काफ़ी शौक से वाला गेम खेलती हूँ क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट काफ़ी पहले हो गया था और फिर जब से मैंने इसे ज्वाइन करा है तो तब से अभी तक मेरा इंटरेस्ट तो एटलीस्ट ख़त्म नहीं हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी खेलती रहूँ। अच्छा, आप खेलती भी हो, कोच भी हो आप इसकी?
मैं कोच भी हूँ और काफ़ी सारे कैंप्स भी मैंने अटेंड करे हैं जहाँ पे कोचिंग भी करवाई है, वर्कशॉप भी अटेंड करती हूँ। अच्छा, वर्कशॉप का होना कितना मुफीद समझती हो आप इस खेल के लिए? वर्कशॉप्स हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वहाँ से हम लोग को काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नॉर्मली गलत कर रहे होते हैं उसकी गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो हम लोग वर्कशॉप में उसे प्रॉपर तरीके से सीख भी लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर तरीके से सीखती भी हो, कितना टाइम देती हो इसके लिए आप? मैं दिन में तकरीबन 1 से 2 घंटे तो निकाल लेती हूँ आर्चरी के लिए, तो थ्रू आउट द ईयर गेम खेलती रहती हूँ मैं। थ्रू आउट गेम खेलती रहती हैं। आसान है, जिस तरह बात हो रही थी कि वर्कशॉप के हवाले से हमने देखा कि पिछले दिनों भी एक वर्कशॉप सहाफ़ियों के लिए बाकायदा तौर पर मुनक्किद की गई थी KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे। कैसा देखते हैं कि उस वर्कशॉप से जहां पर सहाफ़ियों को भी पता चले इस खेल के बारे में, तो समझते हैं कि ये भी एक अच्छा साइन था? देखिए, ये बहुत खुश आइंदा साइन था कि सहाफ़ियों को भी स्पोर्ट्स के अंदर लेकर आया गया और आर्चरी के बारे में उनको नॉलेज दी गई, क्योंकि लोगों को जब तक उस एक्टिविटी के बारे में नहीं मालूम होगा तो वो आगाही कैसे देंगे। तो सहाफ़ियों ने भी काफ़ी इसके अंदर एंजॉय किया, आर्चरी के रूल्स ऑफ रेगुलेशन सीखे। जो राजा अकमल जो है वो आर्चरी के जो कोच हैं, मेरे ही स्टूडेंट हैं, उन्होंने उसकी जो है ना वर्कशॉप दी, तमाम लोगों सहाफ़ियों को उसके बारे में सिखाया और उसके अंदर सहाफ़ियों ने उनके कॉम्पिटिशन भी करवाए, उनको गिफ्ट्स वगैरह भी दिए गए और जो है ना काफ़ी अच्छा तो था। आसान समझते हो कि जहां पर आप खिलाड़ियों को सिखा रहे हो वहां पर सहाफ़ियों को भी इसके बारे में मालूमात देना, और सहाफ़ी जब इसको बाकायदा तौर पर जब दिलचस्पी के साथ हमने देखा कि उसको कवर करते हुए भी दिखाई दिया, और जब ऐसे इवेंट मुनक्किद आप मुख्तलिफ जगहों पे करा रहे हो इवेंट, तो वहां जब वो कवर करेंगे उनको बाकायदा रूल्स पता होंगे इसके, तो बहुत से सवालात उनके जहनों में भी निकल आएंगे। तो समझते ये एक अच्छा साइन था? नहीं, ये बहुत एक अच्छा साइन था कि सहाफ़ियों को इसके बारे में अब जो है ना नॉलेज मिल चुकी है और लोग जो है अपने काम को सही तरीके से अंजाम देंगे, क्योंकि सहाफ़ी जो है वो सवालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गेम के लिए तो काफ़ी अच्छा है और मेरा जो प्लान है कि इसके अंदर हम सहाफ़ियों के लिए ना इवेंट्स करवाया करें, बल्कि इवेंट्स क्या करवाया करें, हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके अंदर हम सहाफ़ियों को भी इन्वाइट करेंगे कि वो भी उस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बने और खेलें इसके अंदर, ताकि क्योंकि आर्चरी के अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट है, कोई भी खेल सकता है। इक्विपमेंट तो वैसे ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं और अब तो काफ़ी सारे सहाफ़ी सुनने में आया कि वो भी आर्चरी का इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं और काफ़ी जो है ना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी टेक्निक्स जरा बताएं, क्योंकि आप सर्टिफाइड कोच भी हो, कैसा देखते हो ऐसे? देखिए, ये कोई इतना जो है ना मुश्किल खेल नहीं है, इसके लिए जो है ना बेसिकली थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस आपकी साथ साथ चलती जाए और इसकी जो आप एक शॉर्ट कोई कोर्स कर लें, जैसे अभी आपका कोर्स हुआ, तो वो बेसिक लेवल के ऊपर बिगिनिंग जो नॉर्मली जो कंपटीशन होते हैं वो उसके लिए बहुत है। उसके साथ अगर सहाफ़ी जो अगर वो प्रैक्टिस के अंदर रहे तो वो हर कराची लेवल पे जो छोटे कंपटीशन हो रहे हैं उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस तरह की फिर जो है ना एडवांस कोर्स हम करवाते हैं, साल में हमारे 2 दफ़ा एडवांस कोर्स होते हैं, तो इंशाल्लाह हम सहाफ़ियों को उसके अंदर भी बुलवाएंगे ताकि जो है ना वो उस कोर्स का हिस्सा बने, तो फिर एडवांस लेवल के ऊपर भी वो टेक्निक के बारे में जो उनकी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई होंगी वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। आसान है, इसमें जो फासले होते हैं वो कितने होते हैं, किस कैटेगरीज में ये मुकाबले मुनक्किद होते हैं? देखिए, फासले तो 2 तरह के हैं। जो डिस्टेंस जो रखा जाता है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 70 मीटर और इंडोर लेवल के ऊपर 18 मीटर। अगर इंडोर आप खेल रहे हैं तो आपने लास्ट टाइम देखा होगा टारगेट स्पेस जो है वो छोटा हो जाता है, 18 सेंटीमीटर का टारगेट होता है, और जो हम 70 मीटर आउटडोर खेल रहे होते हैं वो 120 सेंटीमीटर होता है। लेकिन हम क्योंकि कराची में ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहे हैं, नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस हम अपने हिसाब से रख लेते हैं। हम वो 10 मीटर भी रखते हैं इस कैटेगरी के ऊपर, 30 मीटर भी रख लेते हैं, 50 मीटर भी रख लेते हैं। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रही है हम जो है वो 70 मीटर तक लेके जा रहे हैं। अभी जो है कराची के अंदर 70 मीटर के ऊपर जो है ना वो 2 ही इवेंट हुए हैं। उसके अलावा इंडोर जो वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो इवेंट काफ़ी सारे हुए, और बिगिनिंग लेवल के ऊपर प्रोफेशनलिज्म जो हम अपने हिसाब से जो डिस्टेंस रखते हैं वो तो हम बेतहाशा इवेंट करवा चुके हैं। बिल्कुल बेतहाशा इवेंट करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं हसन अब्दुल्ला। अब थोड़ी सी बात क्रिकेट के हवाले से कर लें। 174 रन पाकिस्तान ने स्कोर कर लिए हैं और 35 ओवर से 2 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान ने ये स्कोर किए हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता आज के मैच में और इस वक्त इनिंग पाकिस्तान की जारी है। तो क्रिकेट पे भी हम बात करते रहेंगे और उसके साथ साथ तीरंदाजी पे शबार कैसा देखती हो? जिस तरह हसन कह रहे थे कि मुख्तलिफ बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स भी जो है हम कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जितने कराची के स्कूल्स हैं उस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इस हवाले से क्या कहोगी?
इससे इसका ये बेनिफिट होगा हमें कि हम लोग जो बिल्कुल बेसिक लेवल से सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो जब तक ये लोग बड़े होंगे और प्रोफेशनल लेवल पे आएंगे तब तक हमारे पास एक तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हो जाएंगे और उनका प्रैक्टिस लेवल और उनका प्रोफेशनलिटी हम लोग से ज़्यादा हो सकती है, और ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। लॉन्ग टाइम में फायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा जो सामान है वो महंगे हैं, तो इस हवाले से क्या कहोगी? इस हवाले से तो ये है कि गवर्नमेंट को और हमारी जो एसोसिएशंस हैं वो हम लोग को सपोर्ट करें, ताकि हम लोग उस हिसाब से इंटरनेशनल लेवल इक्विपमेंट खरीद सकें, कॉम्पिटिटिव इक्विपमेंट खरीद सकें, जो और जिनके लिए पॉसिबल है वो अपना फाइनेंशियल जिनकी पॉसिबिलिटी है वो खुद अपने लिए मैनेज करते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए फिर स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए उनके टैलेंट के हिसाब से। बिल्कुल, स्कॉलरशिप होनी चाहिए टैलेंट के हवाले से। अगर टैलेंट उनमें मौजूद है तो जरूर स्कॉलरशिप भी मिलना चाहिए। हसन है, जिस तरह जिक्र कर रही थी सामान के हवाले से, कहेंगे कि बड़ा महंगा सामान है, जो गरीब बच्चे हैं वो किस तरह एडजस्ट करते हैं और इसके लिए आप लोग क्या काम कर रहे हो? सर, मैं नहीं समझता कि वो जो है ना इतना कोई मुश्किल काम है इदारों के लिए, खास तौर पे कराची जैसे लेवल के ऊपर जो है ना कोई मुश्किल नहीं है। आज से अगर आप 2018 के अंदर देखें तो सिर्फ गिनती के प्लेयर थे और इक्विपमेंट की वजह से कोई आर्चरी नहीं करता था। हमने पाकिस्तान में हमने फर्स्ट स्टेप जो है क्यों आर्चरी ने ये लिया कि तमाम क्लब्स को और स्कूल को आर्चरी का इक्विपमेंट प्रोवाइड किया। हमने स्पॉन्सर से बात की, अपने दोस्तों से बात की, उनसे हमने इक्विपमेंट परचेज किया, उससे फिर हमने प्लेयर्स को तैयार करना शुरू किया, जिसके अंदर बेतहाशा प्लेयर निकले। और जो नए जो प्लेयर ट्रेन हो जाते हैं, जिनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वो आर्चरी का इक्विपमेंट लेना चाहते हैं, तो उनको कस्टम ड्यूटी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम आती है। तो वो भी इतना कोई खास इशू नहीं है, क्योंकि ये फेडरेशन का अहम रोल होता है कि प्लेयर को आर्चरी इक्विपमेंट के अंदर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ऐसे इदारों से बात कर सकती है। जैसे हमारे कराची के अंदर पाकिस्तान कस्टम है, वो इक्विपमेंट को लेकर जो है ना बड़ी आसानियां पैदा कर सकता है अगर कस्टम की टीम हमारी बन जाए। इसी तरह से एसोसिएशन है, सिंध स्पोर्ट बोर्ड के साथ मिलकर जो है वो काम कर सकती है, वहां से इक्विपमेंट जो है स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। जहां स्कॉलरशिप की बात आ रही है, हमारी क्यों आर्चरी ने जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, एनईडी के अंदर, इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर, डिफरेंट कॉलेजेस में, अल्फा के अंदर, ईडन कॉलेज में, हमने यहाँ पर खुद जाके उनसे बात की कि हमारे बच्चों को आर्चरी के अंदर स्कॉलरशिप दी जाए, क्योंकि ये बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने सूबे का नाम रोशन कर रहे हैं और नेशनल लेवल के ऊपर खेल रहे हैं, तो उन्होंने स्कॉलरशिप दी है। तो ये स्कॉलरशिप भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन मसला होता है कि फेडरेशन और एसोसिएशन जो है ना वो क्या अपना रोल आप लोगों के साथ कितना टच पे है फेडरेशन एसोसिएशन? हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम हमेशा उनके साथ टच में रहें और अभी भी टच के अंदर ही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर करें, देखें कि आगे जाके क्या होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कराची के अंदर जिस मकामात की आप बात करें, जिन स्कूलों की बात करें, वहां तो आप काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फेडरेशन एसोसिएशन का कोई किरदार वहां नजर नहीं आ रहा। देखिए, फेडरेशन और एसोसिएशन जो है वो अपने हिसाब से काम करती है। उन्होंने अपनी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, उन्होंने क्या प्लान किया है, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान किया है या सिर्फ कल के बारे में सोच रहे हैं या आज के बारे में। हमारी जो क्यों है आर्चरी की स्ट्रेटेजी है वो हम हमेशा आगे ओलंपिक जो 2024 में आ रहा है, हम उसकी प्लानिंग करके हम काम करते हैं। हम हमेशा 3 साल 4 साल बाद का करते हैं। अगर मैं आपको 2023 का बताऊं तो हमारे 2023 के अंदर हमने 12 इवेंट अभी से प्लान किए हुए। इस साल हम सिर्फ 3 इवेंट करवा रहे हैं, लेवल 1, 2 और 3, स्टेज 1, 2 जो करा रहे हैं। लेकिन हम 2023 के अंदर हम 2 चीजें करने जा रहे हैं। एक तो हमारे हर महीने 12 इवेंट होंगे, जिसमें से 6 इंडोर होंगे, 6 आउटडोर इवेंट होंगे। उसके अलावा फिर हम उसके अंदर कोर्सेज करवाने जा रहे हैं। फिर हम जो है ना हर घर आर्चरी का एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हमारा जो 2023 में प्लान है कि हम 1 मिलियन आर्चर जो है वो हम तैयार करें, तो हमारा 2023 का ये प्लान है। प्लान तो आपकी बड़ी जबरदस्त है। कराची की अगर बात करें तो प्लेयर्स जो है यहाँ से निकलकर सामने नहीं जा रहा सिंध के अंदर से, तो क्या कैसा देखते हैं? क्योंकि पिछले जो दिनों मुकाबले हुए हैं उसमें भी हमने देखे कि पाकिस्तान से प्लेयर्स जो गए वो यहाँ से नहीं पंजाब से गए, तो समझते हैं कि सबसे ज्यादा टूर्नामेंट्स और सबसे ज्यादा जो प्लेयर्स कराची में खेलते हैं और प्लेयर्स बाहर से निकल के जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसका अफसोस तो होता है, लेकिन क्योंकि मेरिट जो सिस्टम है वो फेडरेशन के पास होता है, तो उनका एक अपना क्राइटेरिया है जिसके ऊपर वो काम कर रही है। तो लेट्स सी कि हमारे प्लेयर उस लेवल के ऊपर आएँ और जो है ना वो प्लेयर्स को यहाँ से लेके जाएं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। हमारा जो काम है जस्ट ट्रेनिंग करवाना है और जो है ना फैसिलिटेट करना है, क्योंकि क्यों आर्चरी डेवलपमेंट हमने नाम ही इसलिए रखा है कि हम सिर्फ आर्चरी की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। इदारे अपना क्या रोल अदा कर रहे हैं इसके ऊपर जो है ना हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है कि वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहे हैं। शवर किस तरह देखती है, जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो इसमें कोई जो इंजरी का भी खतरा रहता है?
इंजरी का खतरा ज़रूर है, लेकिन हम लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम लोग प्लेयर सेफ्टी का ध्यान रखें और इक्विपमेंट सेफ्टी का ध्यान रखें। तो एज लॉन्ग एज सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं और सारे प्लेयर्स सही से खेल रहे हैं, दूसरों का खुद भी एहतियात करते हैं, दूसरों को भी एहतियात करवाते हैं, तो अच्छा इसका शायर, इसमें ये बताओ कि कौन सी इंजरी हो सकती है जो इसमें मेजर इंजरी तो ये हो सकती है कि एरो किसी को लग जाए, और क्योंकि एरो इजीली बॉडी के क्रॉस हो सकता है, तो स्पेसिफिकली इसका बहुत ध्यान रखना होता है। और दूसरा होता है कि हमारा इक्विपमेंट हमें लग सकता है ड्यूरिंग शूटिंग, तो इन सब चीज़ों का हमें लग सकता है, हमारे बराबर वाले आसपास वाले प्लेयर्स को लग सकता है। शोल्डर का कितना इसमें रोल होता है? शूटर का तो इसमें ज़्यादा रोल इसलिए होता है क्योंकि उसको खास तौर पे अपने इक्विपमेंट हैंडल करना आना चाहिए, और उसे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि व्हेन वो शूट कर रहा है तब कोई आगे ना हो, हमारे टारगेट्स के सामने ना हो और कोई करीब में ना हो, ताकि अगर एरो हमारा कहीं मिस भी हो जाए तो किसी और को ना लगे। अच्छा, किसी और को ना लगे। सन, पिछले दिनों आपने एक टूर्नामेंट करवाया, स्टेज 1 तीरंदाजी का, बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा था, जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे थे कि उसमें 200 से ज़ायद जो है तीरंदाजों ने शिरकत की। तो अब स्टेज 2 कब तक कराने का इरादा है? स्टेज 2 हम जो है कल अनाउंस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा स्टेज 2 है वो जुलाई के अंदर होने जा रहा है। स्टेज 1 के बाद से जो है आर्चरी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है, और लोगों को जो है ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मशीनरी और ऑनलाइन स्कोरिंग वगैरह, जो एक एक्सपोजर जो है वो बड़ा अच्छा किया है, जिसकी वजह से हमारे इंडोर स्टेज 2 की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और हमने जो ये जून जुलाई में हमने जो समर कैंप लगाए हुए, इससे हमारे पास जो है ना काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं वो इंडोर स्टेज 2 को भी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, समर कैंप आपने लगाया भाई, तो कितनी जगहों पे शहर में लगाया है आपने? ये 23 जगहों पे हमारे समर कैंप लगे हुए हैं, और मेरी जितनी भी क्वालिफाइड टीम है सारे, क्योंकि नेशनल प्लेयर्स भी हैं और लेवल 1 क्वालिफाइड कोचेज भी हैं, वो पूरे कराची के अंदर इस टाइम काम कर रहे हैं। आज भी हमारी 6 जगहों पे क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, क्वालिफाइड कोच का कितना अहम रोल होता है खिलाड़ियों को बनाने के लिए? देखिए, आर्चरी के अंदर क्वालिफाइड कोच होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आर्चरी एक टेक्निकल गेम भी है, जैसे शाहवान ने जिक्र करा सेफ्टी पर्पस के हवाले से। तो जब तक क्वालिफाइड कोच ना हो, हम आर्चरी रेंज में उसको कोचिंग के लिए अलाउ बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि सेफ्टी जो है वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। उसके अंदर हम सेफ्टी गियर्स तो उन्हें पहनाते हैं, आर्म गार्ड हो गया, फिंगर में फिंगर टैप्स पहनाते हैं, चेस्ट गार्ड पहनाते हैं, एरो कैरी करने के लिए क्यूगर उन्हें देते हैं पहनने के लिए। लेकिन उसके बावजूद कोच जो है वो प्लेयर अगर खेल रहा है तो उसे कोच बनने की इजाज़त हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं होती, जब तक उसका 3 साल का अरसा प्लेयर में ना गुजर जाए और उसके बाद वो 1 साल कहीं असिस्टेंट के तौर पे वो एज आ आर्चरी में काम ना कर ले, तो उसे कोच की इजाज़त नहीं होती। फिर वो सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो कराची में जितने भी कोचेस काम कर रहे हैं वो सारे क्वालिफाइड कोचेस हैं, उनमें कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर है और उसको कोच बना के आप कह रहे हैं कि आपके पास जो प्लेयर्स आए थे वो 3 साल का अरसा गुजार चुके हैं आपके पास, और उसके बाद कोचिंग पे? मेरे पास जो प्लेयर हैं वो 8-10 साल से हैं, और 8-10 साल से मेरे पास उन्होंने ट्रेनिंग की है, और मेरे साथ उन्होंने डिफरेंट जगहों के ऊपर काम किया है, इदारों में काम किया है। उसके बाद हमने उन्हें कोर्सेज करवाए, एक्सपीरियंस के बाद तब जाके फिर हम उन्हें कोचिंग लाइन पे लेकर आए। कोचिंग लाइन पे लेकर शहर, जिस तरह कोचिंग की बात हो रही है, तो तुम्हें भी किसी कोच ने, जब तुमने खेलना शुरू किया था तो उस वक्त भी जो है किसी कोच ने गाइड किया था? मैं तो शुरू से सर हसान के स्टूडेंट रही हूँ, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन करी थी आर्चरी तो सर हसान ही कैंप करवा रहे थे, तो मैंने वहाँ से कैंप ज्वाइन किया था और उसके बाद से कंटिन्यूस खेल रही हूँ। तो अभी तक तो सर हसान की कोचिंग में हूँ अंडर। जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं पूरे कराची में काम कर रहे हो, 23 मुकामात पे स्कूलों पे भी काम करते दिखाई दे रहे हो। आपने तमाम जो है प्राइवेट स्कूलों के नाम गिनाए, गवर्नमेंट स्कूलों पे कब जाने का इरादा है आपका? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर मैंने बहुत काम किया। मैंने 2011 से लेके 2016 तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर काम किया है, क्योंकि मैं साथ साथ नेशनल प्लेयर भी था, खेलता भी था, और सिंध आर्चरी एसोसिएशन की साथ जो है मैं एज आ कोचिंग के ऊपर काम भी कर रहा था। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर एसोसिएशन ने कुछ इतना कोई खास काम नहीं किया, जिसकी वजह से जो हम गवर्नमेंट सेक्टर को ऊपर लेकर आ सकते। मैं जितनी एफर्ट कर सकता था मैंने वहाँ एफर्ट की, और आप जो ये
कराची लेवल के ऊपर जो आप जो देख रहे हैं कोचिंग, ये सारे गवर्नमेंट इंफरादी तौर पर आप मेहनत करते दिखाई दे रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैंने सारे गवर्नमेंट सेक्टर से ही बच्चे सेलेक्ट किए हैं, इनको नेशनल लेवल के ऊपर मैंने खिलवाया है। ये सारी जॉब्स कर रहे हैं, इन सबको जॉब्स पे जहां जहां लगवाया जा सकता था लगवाया। और ये गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे जिनकी वजह से आप कराची में काम देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के बच्चे नहीं है जो काम कर रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी लेवल पर कितने काम किए आप? यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो है हम कराची यूनिवर्सिटी के तो हमने बेतहाशा प्लेयर तैयार किए हैं, इसी तरह से इकरा यूनिवर्सिटी के हमने बच्चे तैयार किए हैं। एनईडी के अंदर हम आर्चरी का कैंप भी करवा चुके हैं और अभी आपने देखा हमने लास्ट टाइम इवेंट भी वहां पर करवाया। सर सैयद की हम टीम बना चुके हैं, सर सैयद की टीम को हम इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करवा चुके हैं। अभी जो हमने 2 यूनिवर्सिटी जो हमने वो की हैं वो हमारी एक हबीब यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा हम एनईडी की टीम बनाने जा रहे हैं आर्चरी की इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें हम देखते हैं खवातीन बहुत ज्यादा आ रही हैं, क्या कहोगी इनके हवाले से? पहले काफ़ी कम होती थी, मुझे हमेशा कंपटीशन थोड़ा कम मिलता था, लेकिन अब हम लोग को कंपटीशन नॉर्मली अटेंड करने में मज़ा आता है क्योंकि अब ज़्यादा हो गया है और अब वुमेन काफ़ी सारी हो गई हैं, तो हमारी कैटेगरी में फिर काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहता है। शावार जिस तरह कह रही है हसन कि बड़ी ज़बरदस्त जो है ख़वातीन जो है इस तरफ राग़िब होती दिखाई दे रही हैं इस खेल में, समझते हो कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है ख़वातीन के लिए भी हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिहाज से? खवातीन आर्चरी के अंदर इंटरेस्ट इसलिए ले रही हैं क्योंकि आपको पता है आजकल की जो जनरेशन है, माँ बाप जो है वो थोड़ा सा सिक्योर फील करते हैं। इंडिविजुअल एक्टिविटी है और ख़वातीन बआसानी अपनी ड्रेसिंग के अंदर, अबाए के अंदर के वो अपनी इस आर्चरी को कर लेती हैं, तो उनको इसलिए बहुत आसानी होती है। फिर इसके अंदर इंडिविजुअल एक्टिविटी में आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके अंदर फेयरनेस बहुत ज़्यादा है, स्कोर आपका टारगेट पे नज़र आ जाता है। और जो ख़वातीन का जो सबसे ज़्यादा जो वो है कलर चॉइस, तो इक्विपमेंट आप अपनी मर्ज़ी के अंदर जो है ना आप इसको चॉइस करते हैं, तो अट्रैक्टिव गेम है ख़वातीन के लिए। और इसको आप हर लेवल के हिसाब से, मतलब ख़वातीन की जितनी जान है आप उस हिसाब से उस आर्चरी इक्विपमेंट को कोचेज बिल्कुल ऐसा ही है हसन, बहुत टाइम चाहिए तीरंदाजी पे भी बात करने के लिए। शामारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हसन अब्दुल्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।